प्रोग्राम व्यूज मेकर्स में हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाजरीन, कौमी क्रिकेट टीम का T20 वर्ल्ड कप में शानदार आगाज। अपने पहले ही मैच में भारत को चारों शाने चित कर दिया। रिवायती हरीफ को 10 विकेटों से इबरतनाक शिकस्त देकर गुरूर खाक में मिला दिया। बाबर 11 ने 46 साल के बाद तारीख रकम कर दी। पहले शाहीन ने शानदार बॉलिंग से भारतीय बल्लेबाजों की एक ना चलने दी। फिर 152 रन के हदफ के लिए बाबर और रिजवान की जोड़ी ही काफी रही। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने भी एतराफ किया है कि बहुत कोशिशों के बावजूद भी पाकिस्तानी टीम ने उन्हें मैच में वापस नहीं आने दिया है। पाकिस्तान ने तारीख बदल दी। भारतीय क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप में इबरतनाक शिकस्त। इस पर हमारे एनालिस्ट क्या कहते हैं ये भी उनसे जानेंगे। मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवा देती हूं। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, अंबर शमसी हमारे साथ मौजूद हैं, लेफ्ट जनरल रिटायर्ड अमजद शैब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाजिर महमूद भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC इस इबरतनाक शिकस्त पर और कौमी टीम की इस जीत पर क्या कहेंगे? कहने को रह क्या गया है सिवाय इसके कि खुशी मनाएं। बिल्कुल। और उस तारीखी कामयाबी का बड़ा इस्तकबाल करें पुरजोश अंदाज में जो हमें हुई है। और ये बड़ी तकलीफ दे पूरा मरहला गुजरा हमारा पूरा ओवरऑल। लेकिन मैं एक जुमला सुनाऊं अपने एक दोस्त का जो हिंदुस्तान का दोस्त है हमारा, बहुत अच्छा जर्नलिस्ट है। वो कहता है बाबर और शाहीन तो ठीक है, तुमने रिजवान कब लॉन्च किया? तुमने रिजवान कब लॉन्च किया? मैंने कहा ये खुफिया हथियार हैं हमारे पास जो और भी रखे हुए हैं। अब्दाली तो खैर है ही, रिजवान भी लॉन्च कर चुके हैं हम, और टारगेट पे ऐसा लगा है आके कि तुम लोग अब तक फड़क रहे हो। और बहुत आला कामयाबी, बहुत ज़बरदस्त टीम वर्क। अच्छा, ये टीम वर्क है पूरा ओवरऑल, प्लानिंग है, कोचिंग है इसमें, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये एग्जीक्यूशन है पूरी प्लानिंग की। अब अगर शाहीन आफरीदी गेंद को अंदर लेकर आ रहा है 2.7 डिग्री पर, तो कमाल की बात है ना, कितने प्रिसाइज उसने नेट प्रैक्टिस की, उसने प्लान बनाया, प्लान बना के उसको दिया गया और उसने एग्जीक्यूट किया। फिर दूसरे बॉलर्स हमारे, उन्होंने इसको रोका, किससे विकेटें सब ने ली, सब प्लेयर खेले हमारे। और बैट्समैन उनमें ज़रा सी कंजूसी कर गए, 2 ही खेल गए क्योंकि स्कोर 150 था। हमारा ख्याल था 150 कम स्कोर है, लेकिन बॉलर्स ने वाकई मज़ा आ गया उसके बाद कि उन्होंने 150 पर रोक दिया था उनको। और पाकिस्तानी टीम के 2 प्लेयर्स ने बहुत शानदार अंदाज में काम करके। लेकिन अब इसके जो फॉल आउट है वो अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा नफरत अंगेज़ है, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। हिंदुस्तान के अंदर पूरी दुनिया में जश्न हो रहा है, अफ्रीका से लेकर लंदन और जबूती और रियाद, जद्दा, दुबई में हमारे लड़के, हमारे बच्चे स्टेडियम से निकलते थे मुंह छुपा के हारने के बाद। कल कम थे वो, लेकिन फिर पूरे शहर पे छा गए थे वो। इसी तरह सूरत हाल मकबूजा कश्मीर की बहुत ज़बरदस्त रही। श्रीनगर में बहुत शानदार मुजाहरे हुए और ज़रा ख़तरनाक भी यूँ हैं कि पूरा शूट किया गया है उसको, और इंडियन आर्मी ने उनको पिक्चराइज किया है, ज़ाहिर वो चेहरे शनाख्त करके उनकी गिरफ्तारियाँ करेंगे। हिंदुस्तान में जो पिनौती और पोपट टाइप की चीज़ों की बात शुरू हुई है, गद्दार 3 चीज़ें शुरू हुई हैं। प्रोमोशी कहा गया अक्षय कुमार को कि मनहूस आदमी है और जहाँ जाता है वहाँ हिंदुस्तान हार जाता है, और गद्दार कहा जा रहा है शामी को। नई बात कतई नहीं है ये। अजहरुद्दीन से लेकर अब तक आप आ जाएं तो हिंदुस्तान का मुसलमान प्लेयर, अच्छा प्लेयर जब भी टीम हारती है उसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो ये होगा वहाँ। और लेकिन ये कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे दोस्तों ने, इंडिया के प्लेयर सहाफ़ियों ने बड़ा इस्तकबाल किया इस बात का कि इंडियन टीम ने घुटना टेक कर ब्लैक लाइफ मैटर्स की बात की। तो मैंने उनको जवाब ये दिया है, बात भी की उनसे कि भाई माइनॉरिटीज़ लाइफ मैटर्स इन इंडिया भी मसला है, उस पर भी तो बात करें ना आप। तो उस पर खैर कोई बात नहीं कर रहा, अभी तैयार नहीं है। आएगा वक्त, आहिस्ता आहिस्ता लोग तैयार हो जाएंगे। ये कामयाबी पाकिस्तानी टीम के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। आने वाले वक्त में टीम और स्ट्रांग होगी और टीम बनेगी। बिल्कुल। जनरल साहब, हम देखते हैं कि भारतीय मीडिया हमेशा खेल में भी सियासत को ले आता है। अब जो कल हुआ है भारतीय टीम के साथ, उसके बाद तो मेरे ख्याल से सबक मिल ही गया होगा भारतीय मीडिया को भी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अल्लाह करे कि सबक मिल जाए, वरना तो वो सबक हासिल करने वाले लोग नहीं हैं। नफरत है जो मोदी ने बिल्कुल बेपनाह बढ़ा दी, वो इतनी ज्यादा नफरत हो गई कि भारत में पाकिस्तान से हारने पे तो शोक का समा होता है, जैसे वहां पे सबकी मौत वाक़या हो गई। लेकिन चाइना के पास अगर वो अपने जमीन गवा बैठे, जिसको वो क्लेम करते हैं कि 1000 मुरब्बा किलोमीटर ले गए, उस पे कोई बोलता नहीं है, उस पे दुख नहीं है। उनको दुख सिर्फ वो होता है उस वक्त जब पाकिस्तान की तरफ से कोई उनको तकलीफ पहुंचे या वो शिकस्त का सामना हो। इसका मतलब ये है कि मोदी ने जो दुश्मनी का या नफरत का एक बीज बोया है, वो परवान चढ़ रहा है और उनके अपने लिए अल्टीमेटली ये कोई अच्छा साबित नहीं होगा, उनको भुगतना होगा इसका। नफरतों का नतीजा तो अच्छा नहीं होता। जहां तक क्रिकेट का ताल्लुक है, हमारे लोग बड़ा अच्छा खेले। मुझे भारत से एक साहबी, उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया होता, फिर उन्होंने अपनी ट्वीट मुझे भी भेजी। उसमें उन्होंने कहा कि भारतीय की हैसियत से मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि भारत मैच जीतता, लेकिन ये भी देख के खुशी हुई कि जो बड़ी वाज़ेह जीत पाकिस्तान को हुई वो वाकई पाकिस्तान की टीम का हक था, क्योंकि पाकिस्तान की टीम बहुत बेहतर खेली। तो इस तरह का एतराफ भी बाज लोग कर लेते हैं। और हकायक, जब पिछले दिनों न्यूजीलैंड की टीम ने यहाँ आने से इनकार किया तो हमारा भी ख्याल था, और मैंने एक दो क्रिकेट के जो माहिरीन थे उनको भी सुना। उन्होंने कहा कि इलाज इस बात का कि लोग यहाँ आने से इनकार करते हैं, इसका इलाज एक ही है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीते, इतना अच्छा खेले कि दुनिया की टीमें यहाँ आने की ख्वाहिश करें। उनको वो अपनी जरूरत समझें कि दुनिया की बेस्ट टीम के खिलाफ हमने खेलना है, ताकि हम भी क्रिकेट को अपनी को इम्प्रूव कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि ये एक आप पहला कदम कह लीजिए, स्टेप 1। इसकी गो के आप कह लीजिए नफ्सियाती तौर पे तो इसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा थी, हम सबको बहुत खुशी हुई और पाकिस्तान में जश्न हुआ, और सियासी भी इसकी एक वजह है। लेकिन ये कि क्रिकेट के खेल के नुक्ता निगाह से मैं समझता हूँ कि हमारे खिलाड़ियों का मोराल बहुत अच्छा हुआ होगा, बहुत बेहतर होगा, और तवक्को है कि वो वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश करेंगे पूरी तरह। जहां तक सियासी पहलू का ताल्लुक है, वो मुझे इसका अदराक है। मैंने कल वीडियो क्लिप्स देखी कि ढाका में जश्न मनाया गया, लोग मैच देख रहे थे, और बांग्लादेश ढाका में जब पाकिस्तान की फतह हुई तो वहां नारेबाजी हुई और काफी जोश खरोश था। ये शायद एक दो जगह पे हुआ हो, लेकिन कश्मीर में तो तकरीबन हर जगह हुआ। बिल्कुल, कश्मीरियों ने तो भरपूर तरीके से जो है वो इस जश्न को मनाया है। ठीक, तो ये भी एक मैसेज है जो भारत को दिया गया, बिल्कुल, कि आप बेशक जो जी चाहे करें, ये बाहर सूरत पाकिस्तान के लिए गुडविल मौजूद है, और कश्मीरियों में खास तौर पे पाकिस्तान के साथ इल्हाक की ख्वाहिश है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बड़ा एक अच्छा देखने को मंजर मिला। बाहर सूरत हर तरफ मैं समझता हूँ खुशी मनाई गई, हमें भी बहुत खुशी है। बिल्कुल, हमें खुशी है, और ये खुशी तो मेरे ख्याल से किसी से भी छुपाई नहीं छुप रही है। अंबर शम्सी, हार जीत जो है वो गेम का हिस्सा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका मलबा जो है वो किसी एक टीम मेंबर पर डाल दिया जाए महज इसलिए कि वो मुसलमान है। भारत में हमने देखा कि मुसलमानों को ज़दो को भी किया गया, आशामी को गद्दार कहा जा रहा है, इवन के उसको भारत से निकालने का भी मुतालबा किया जा रहा है। क्या ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है भारत की, ये डेमोक्रेसी है भारत की? बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो देखिए, मैंने भी हरा रंग पहना हुआ है हमारी जो जीत है उसकी खुशी में, क्योंकि ये ऐसी तारीखी खुशी भी है और इतनी वेल स्ट्रेटेजाइज्ड जो जीत थी कि इससे कोई शक नहीं रहा कि पाकिस्तान इज अ टीम दैट नीड्स टू बी टेकन मच मोर सीरियसली। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ, जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमों ने अपने जो दौरा था उसे पुल आउट किया था। इसके अलावा आप देखते हैं कि किस तरह से हमें IPL से, तो हम ऐसी टीम अपने आप को जाहिर और बन कर दिखाएं जिससे दुनिया की टीमें खेलना चाहें, और कोई भी जो भी हालात हो या सियासत हो उससे बालतर होकर। लेकिन मैं कहूँ कि जो आपने सवाल उठाया था वो बहुत अहम था, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि जिस तरह से भारत में अगर पाकिस्तानी जो मुसलमान जो तबका है, चाहे बॉलीवुड का एक्टर शाहरुख खान हो, उनको जिस तरह से हदफ बनाया जा रहा है, चाहे मोहम्मद शामी को बनाया जा रहा है, इससे यही जाहिर होता है कि वहाँ कितनी नफरत फैली जा रही है। लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि हमारे जो पाकिस्तानी गुजरा है, मैं खास तौर पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद की बात कर रही हूँ, वो भी
इन मामलात को हवा ना दे, फिरोग ना दे, क्योंकि उनका एक यूट्यूब का मैसेज पैगाम है जिससे मैं खुद बहुत परेशान हुई। उनका ये था कि ये आलम इस्लाम की फतह थी। ये आलम इस्लाम की फतह नहीं थी। बहुत सारे ऐसे मुसलमान ममालिक हैं जहाँ क्रिकेट नहीं खेली जाती थे शौक से या नहीं देखी जाती। ये पाकिस्तानी क्रिकेट और क्रिकेट की फतह थी। और इससे ये भी होता है कि जिस तरह से मोहम्मद शामी को हदफ बनाया जा रहा था, उनको और मजीद मौका दिया जाता है कि देखिए आपके पाकिस्तान के वजीर दाखिला किस तरह से फ्रेम कर रहे हैं और उनको वापस पाकिस्तान भेजा जाए। तो आई थिंक हमें भी एहतियात करनी चाहिए इन मामलात में, और किस तरह से हम इसको फ्रेम करते हैं। ये इसको मजहब से जोड़ना हमारी भी अपनी जो अक़लियती बिरादरी पाकिस्तान में मौजूद है उनके लिए भी तौहीन होती है। साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि ये एक बहुत बड़ी जीत है। जाहिर है जिस तरह से जो परेशानियां हमें दीगर मामलात में होती हैं, चाहे सियासत हो चाहे मैशत हो, वो एक दिन के लिए सब भूल गए, जश्न भी मना रहे थे। लेकिन अफसोस की बात ये है, मैं अफसोस की बात तो नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि रियलिटी कम्स बैक एज वेल। अभी और भी मैचेस हैं और उम्मीद करते हैं कि जो मोरल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जो इससे मैसर हुआ है वो थ्रू आउट कैरी करे। मुझे लगता तो ये है कि जिस तरह से हमने खेला है, स्ट्रैटेजी है, खेल है, टीम पूरी है, we're really hopeful। साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि ये भी बहुत अहम बात हमें याद रखने की जरूरत है कि ये क्रिकेट और सियासत तो अपनी जगह होती है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि अगर हम जो कमेंट्री हो रही थी कल, वजीर आजम इमरान खान ने जो ट्वीट भी किया था और दीगर जो वज़रा उनके साथ वो मैच देख रहे थे, मरियम नवाज साहिबा ने भी किया था। दिस वाज एक ऐसा मौका था जहां पाकिस्तान पूरी कौम जो थी मुत्तहिद थी और खुशी में मुत्तहिद थी। तो ऐसे भी ऐसे बयानात से भी गुरेज करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े वैलिड पॉइंट्स आपने उठाए हैं बशमसी। और जहां तक मैचेस की बात है, तो जब पाकिस्तान और इंडिया के मैच की बात होती है तो मेरा ख्याल तो ये है कि हमारा वर्ल्ड कप वहीं पर जो है वो एंड हो जाता होता है। पाकिस्तान ने ये भी सही है, और ये भी एक्नॉलेज करना चाहिए कि किस तरह से भारतीय रियासत जो है और विराट कोहली जो उनका कप्तान है उसमें कितना फर्क है, कितनी ग्रेशियसली उन्होंने पाकिस्तानी टीम की तारीफ भी की थी और साथ साथ जिस तरह से हाथ बढ़ाया था, उनको मुबारकबाद दी थी। मेरे ख्याल में उसका भी खैर मकदम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल खैर मकदम करना चाहिए। डॉक्टर साहब, कल जो हमने पाकिस्तानी टीम देखी, जो बाबर 11 देखी, वो बड़ी ही मुख्तलिफ नज़र आई और बड़ी ही फोकस्ड नज़र आई। आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है? भाई शानदार टीम वर्क और बाबर आजम की बेहतरीन क़यादत और सबका मिलकर खेलना और अच्छा खेलना, बल्कि शानदार खेलना, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक शानदार और तारीख़ी फ़तह थी। खैर वो इबरत अंगेज़ तो वो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन शानदार और तारीख़ी मैं ज़रूर कहूँगा। तारीख़ी इसलिए कि अब आपने भी अभी बताया कि ये कितने अरसे बाद 10 और वो भी 10 विकेटों से, अगर ये शायद 1-2 या 2-4 विकेटों से हम जीते होते तो ये तारीख़ी ना होती कि और भी मैच जीते हैं, लेकिन 10 विकेटों से जीतना ये बिलाशुबा एक अजीम फ़तह है। और ये इसलिए भी तारीख़ी है कि मेरा ख्याल है ये जिस तरह से अभी तक हम याद करते हैं वो जावेद मियादाद का छक्का, इतना अरसा हो गया 30-35 साल, इसी तरह मेरा ख्याल है कि ये भी जीत 10 विकेटों की जीत, ये आसान नहीं है किसी और टीम, किसी भी टीम के लिए, दुनिया की किसी भी टीम के लिए 10 विकेटों से इतनी शानदार जीत। और जबकि टारगेट भी कोई कम नहीं था, ऐसा नहीं था कि जी भारतीय टीम जो है वो 100 या 120 रन पे आउट हो गई हो, 150 रन का ठीक ठाक टारगेट था, वो अचीव किया। तो ये इंतहाई ये खुशी की बात है तमाम कौम के लिए, और जिसको कहते हैं ना कि मच नीडेड, इसकी हमें ज़रूरत थी। एक मॉरल बूस्टर होता है और शुरू में ही अगर फतह मिल जाए तो इसको मोमेंटम को बरकरार रखना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक दो बातें मैं और कहूँगा, वो यही कि हमें इसका मोमेंटम बरकरार रखने के लिए दैनिक ज़्यादा खुशियों में हमें और हमारी टीम को मुतमईन नहीं हो जाना चाहिए कि जी हमने जीत लिया अब हम आगे जीतते रहें। आगे हमने माजी में देखा है कि अक्सर ये कभी होता है कि हम शुरू में हारते हैं तो बाद में जीत जाते हैं, शुरू में जीतते हैं तो बाद में हमारी कारकर्दगी अच्छी नहीं रहती। टीम है हमारी। हाँ, तो इसलिए इस कारकर्दगी को एक तो बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अंबर शमसी ने बहुत अच्छी बातें की हैं, अभी मैं उनसे पूरी तरह मुत्तफिक हूँ कि हमारे वज़रा को, वज़ीर आज़म को और तमाम कौम को, हम न सिर्फ हमारे यहाँ बल्कि इंडिया को भी, सबको ये देखना चाहिए कि खेल जो है वो बुनियादी तौर पर कौमों को करीब लाने का ज़रिया होते हैं। ये लोगों में हम आहंगी पैदा करते हैं। इसमें दो चीज़ों को तो बिल्कुल शामिल नहीं करना चाहिए, एक कौम परस्ती को और दूसरे मज़हब को। और बदकिस्मती से दोनों ममालिक में, भारत में भी और पाकिस्तान में भी, इसको इन दोनों चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है, जिसके असरात लॉन्ग टर्म पे गलत होते हैं। जब हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, अब इबरतनाक अगर हम कहें तो भाई इबरतनाक, इस तरह तो इबरतनाक हमने भी कई एक शिकस्तें देखी हैं पहले, तो इबरतनाक का लफ्ज़ इस्तेमाल करना ये ठीक नहीं है। फिर आज जो कहा जा रहा है
कि बाबर ने, अखबारों में था आज कि बाबर ने एक बार फिर हिंदुस्तान फतह कर लिया। भाई बाबर ने जो हिंदुस्तान फतह किया था उस वक्त तो मुसलमानों की हुकूमत थी, बाबर ने हिंदुओं को थोड़ी शिकस्त दी थी, बाबर ने तो इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी थी। तो ये हमें याद रखना चाहिए। फिर इसको सियासी, जैसे अब शेख रशीद का भी अंबर शमसी ने अच्छा हवाला दिया कि वो साफ ये कह रहे हैं कि ये इस्लाम की फतह है। भाई अब ये इतनी बड़ी बात है कहना कि ये पाकिस्तान की और इस्लाम की फतह है, इसका मतलब ये कि खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान हार जाता है तो ये इस्लाम की शिकस्त है। नाउजुबिल्लाह, ये इस तरह की बातें करके हम क्या पैगाम दे रहे हैं? तो ये अपने अल्फाज पे हमें काबू रखना चाहिए। हमें अच्छी टीम की तारीफ करनी चाहिए, पाकिस्तान बेहतरीन खेला, लेकिन हमें ये भी कहना चाहिए कि भाई जब खेल है, खेल में हार जीत हो जाती है और इसको खेल को खेल रहना चाहिए। इसमें मजहब को और सियासत को बिल्कुल शामिल नहीं करना चाहिए। और इसका जो हासिल था वो तस्वीर थी मेरे ख्याल में, जिसमें हंसते हुए विराट कोहली और बाबर आजम जो है साथ मिले हुए हैं, वो मैं समझता हूं मेरे लिए सबसे शानदार तस्वीर जो थी वो सबसे शानदार मोमेंट भी वही था। और मजहब और खेल दोनों अलग अलग और मुख्तलिफ चीजें और सियासत साथ भी। नहीं, बिल्कुल सियासत भी। मुजम्मिल सावरदी साहब, दोनों ममालिक की जो आवाम थी वो बड़ी ही एक्साइटेड नजर आई। क्या ख्याल है फाइनल में एक मरतबा फिर पाक भारत टाकरा ना हो जाए? दुआ करें हम। मैं नहीं ऐसा चाहता, क्योंकि जो टेम्परामेंट है दोनों ममालिक का, दोनों अवाम का, दोनों के लिए ये ठीक नहीं है। ना भारत के लिए दूसरी शिकस्त ठीक है और ना हम फाइनल भारत से हारना गवारा कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ कि ये जो हमारी टीम अब वर्ल्ड कप में गई है, इसमें 8 ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने पहले वर्ल्ड कप नहीं खेला। और अगर आप माजी की हमारी वर्ल्ड कप्स की टीम देखें तो उनमें 8-8 ऐसे प्लेयर होते थे जिन्होंने वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट का ऐलान करना होता था। हमारा अक्सर वर्ल्ड कप के बाद कप्तान कहता था ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप है, इसके बाद मैं रिटायरमेंट दे दूंगा। मुसलसल आप हिस्ट्री देख लें, मैं नामों में इस वक्त नहीं जाना चाहता, चाहे वसीम अकरम से शुरू करके सब तरफ देख लें। और अब जो हमारा कप्तान है वो कहता है मैं अगले 4 वर्ल्ड कप भी खेल सकता हूँ, क्योंकि उसके तो कैरियर का अभी शुरू है, नौजवान है वो अभी। कल इंजमामुल हक कह रहे थे कि वो अगले 10 साल में दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है। तो इसका मतलब वो अगले 10 साल अभी बाबर आजम को खेलता देख रहे हैं। इससे पहले हमने वर्ल्ड कप में जो कप्तान भेजे वो उनकी आखिरी इनिंग होती थी, वो बस वो उनकी रिटायरमेंट करीब होती थी। तो मैं समझता हूँ कि जो नौजवान खून है और जो हमारे 8 ऐसे प्लेयर हैं जो पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, इस नौजवान खून ने ये करिश्मा किया है। और हमारे नौजवान खून ने साबित किया है कि तजर्बे के आगे जो नौजवान खून है उसकी ज़्यादा अहमियत है, उसकी उमंग ज़्यादा है, उसमें जीत की लगन ज़्यादा है। यंगस्टर्स थे हमारी टीम में, हमारी टीम में बिल्कुल नौजवान खून था। इनको वर्ल्ड कप का कोई तजर्बा नहीं था, इनमें से किसी ने पहले इंडिया से नहीं खेला हुआ था, बहुत सारों ने। तो इसलिए सिर्फ फ़खर जमान चैम्पियंस ट्रॉफी में थे और शुएब वगैरह थे, बाकी सब नए लोग थे। तो इसलिए बड़ी यंग टीम ने इंडिया की बहुत एक्सपीरियंस टीम को शिकस्त दिया है। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे नौजवान लड़कों का क्रेडिट है, उनका टैलेंट है और उनके अंदर जो जीत की लगन थी। और शायद वो अभी उन तमाम इल्लतों से बचे हुए थे जो इंटरनेशनल क्रिकेट में आ चुकी हैं, जिसकी वजह से सियासत नहीं है टीम के अंदर। सब नौजवान हैं, अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं। जैसे कि सीनियर्स में आपस में सियासत शुरू हो जाती है, हमने देखा है हमारी क्रिकेट टीम में एक दूसरे को कप्तानी से हटाने के लिए कुरान पर हलफ की दास्तानें भी सामने आई हैं। तो इसलिए एक तो सियासत नहीं थी टीम में जैसे कि माजी की टीमों में रही, और दूसरी बात यह है कि नौजवान सब ने अपनी अपनी जगह बनानी है और सब परफॉर्म करने के लिए बहुत पुरज़म थे। तो ये जो नौजवान टीम भेजने का जो तजर्बा है वो बहुत कामयाब रहा है, लोगों ने अपनी बका के लिए खेला है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो शामी के साथ हो रहा है, अगर पाकिस्तान के किसी बॉलर ने भी इतनी मार खाई होती तो कतई नज़र हमारे मुल्क में भी उसके लिए कोई जज्बात अच्छे ना होते। मैं एक चेतन शर्मा का जिक्र किया, नासिर बेग चुगताई साहब ने उस छक्के का, तो मैं चेतन शर्मा का इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे मैं 6 माह तक घर से नहीं निकल सका। मैं अगर दाढ़ी बनवाने के लिए नाई की दुकान पे जाता था तो वो नाई कहता था तुमने छिका क्यों खा लिया, और मेरी दाढ़ी नहीं बनाता था। तो मैं घर में कैद होके रह गया था 6 माह तक, नफसियाती मरीज हो गया था। तो चेतन शर्मा के साथ भी यही हुआ। आपको भारत के साथ जो भी पाकिस्तान भारत के दरमियान चूंकि इतनी एक तो हम खेलते कम हैं
और ऐसा ही एटमॉस्फेयर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान भी है एशेज सीरीज में, लेकिन चूंकि वो बहुत मुसलसल होती है, हर साल हो रही होती है, लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता लोग जीत और हार दोनों के आदी हो जाते हैं। हम चूंकि कई सालों बाद आपस में खेलते हैं, कई सालों बाद खेलते हैं और दोबारा पता नहीं कब खेलना है, तो इसलिए वो जो हमारा एक उमंग है और शायद वो फिर हार जीत जो है वो ज्यादा सर पर सवार हो जाती है, वो ज्यादा सर पर सवार। ठीक हो गया। पूरी टीम ने टीम वर्क का मुजाहिरा किया और पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया, और बात यह कि महंगाई के इस दौर में जो ये खुशी हमें मिली है ये बिल्कुल मुफ्त थी। नाज़रीन, ब्रेक पर जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे फिर अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और पाकिस्तान और भारत के मैच के दौरान बलोचिस्तान का सियासी बहरान भी खत्म हो गया। वजीर आला जाम कमाल ना करते बिलाखिर मुस्ताफी हो गए। जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद वापस होते ही स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली कुद्दूस बजिंजो ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने सूबे के नए वजीर आला के लिए कुद्दूस बजिंजो के नाम पर इत्तफाक कर लिया। सवाल यह है, पाक भारत मैच के दौरान वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल मुस्ताफी, नए वजीर आला के लिए कुद्दूस बजिंजो के नाम पर इत्तफाक, क्या यह सिलसिला अभी आगे भी चलेगा? जनरल साहब, इधर हम मैच देख रहे थे और इधर अचानक से खबर आई कि जाल मुस्ताफी हो गए। आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है? देखिए, अचानक तो नहीं, जाम कमाल साहब काफी दिनों से कोशिश कर रहे थे उनको नाराज कह लीजिए, नाराज अरकान या जो भी उसका तहरीक का हिस्सा थे, उनको मनाने की बड़ी कोशिश की गई। और पास तो ये भी कह रहे हैं कि जी हमें पैसा भी ऑफर किया गया, लेकिन बासूरत वो लोग अपने इस पे कायम रहे जो भी उन्होंने फैसला किया हुआ था नो कॉन्फिडेंस का। तो जब ये नजर आ गया कि कल नो कॉन्फिडेंस थ्रू हो जाएगी, तो मेरा ख्याल लास्ट मिनट एक इस्तीफा था उन्होंने दिया इसी मजबूरी के तहत, क्योंकि अगर ना देते तो फिर वो हजीमत तो उनको आज उठानी पड़ती। तो मेरा ख्याल है कि ये एक लिहाज से उन्होंने बेहतर किया। हम तो बड़े अरसे से एक्सपेक्ट कर रहे थे, बहुत पहले से, कि बजाय ये लेन देन और कोई बैक चैनल यूज की जाए या अंडर द टेबल कोई अरेंजमेंट किया जाए, उससे बेहतर है कि आप बाइज्जत तरीके से इस्तीफा दे के एक तरफ हो जाएं। ये रविश अच्छी है, अगर इस तरह की हो तो उससे कम से कम सियासत में कुछ मतानत और कुछ हेल्दी रुझान आ सकता है। तो बासूरत वो लोग भी अपने जो तहरीक लेके आए ऑपोजिशन वाले, वो भी अपने जगह पे कायम रहे। अब जो उन्होंने नॉमिनेशन की है कुद्दूस बजिंजो साहब की, वो भी इन्हीं की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जाम कमाल की पार्टी से। उस लिहाज से लगता यही है कि उनको जाम कमाल से खास तौर पे इख्तलाफात से पार्टी का मसला नहीं था, और अगर वाकई कुद्दूस बजिंजो बन जाते हैं चीफ मिनिस्टर, मेरा ख्याल है उनकी कुछ अंडरस्टैंडिंग भी हुई होगी कि जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ऑपोजिशन के, उन पे वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, और उनकी जो शिकायत हैं कि वो फंड्स वगैरह मांग रहे थे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए, वो दिए जाएंगे। तो कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी जिसकी बुनियाद पे इनको नॉमिनेट किया, वरना तो वो ऑपोजिशन अपना कुछ कर लेती, अपना आदमी नॉमिनेट कर लेती। तो एक लिहाज से जाम कमाल के लिए बेहतर है कि बजाय कल वो वहां पे शर्मिंदगी उठाते या हसीमत उठाते, उससे बेहतर है कि आज वो बाइज्जत तरीके से एक तरफ हो गए। अब बजाय इसके कि आइंदा हालात को खराब किया जाए, मेरा ख्याल इनको तावन करना चाहिए एक दूसरे से, ताकि कम से कम सूबे के अंदर स्टेबिलिटी कायम रहे। ठीक है डॉक्टर नाजिर साहब, आपके ख्याल में ये जो तब्दीली हो रही है, इससे बलूचिस्तान की सियासत पे क्या असर पड़ेगा? मेरा ख्याल है कि मज़ीद मनफी असर पड़ेगा। मतलब मैं इस बात का कायल नहीं हूँ कि कोई एक हुकूमत चल रही है, चाहे वो सूबाई हो या मरकज़ी हो, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। मैं इमरान खान से इख्तलाफ कर सकता हूँ, जाम कमाल से कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि कोई भी अगर मुंतखब हुकूमत आती है, जिस तरह से भी आई हो, उसको चलने देना चाहिए। तो ये जो इस तरह से इन्होंने बगावत करके उनको हटाने की कोशिश की है, ये मेरे ख्याल में बुनियादी तौर पे ये गलत था। और जो कुद्दूस बजिंजो साहब खुद हैं, इनकी भी कोई रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है। ये पहले भी जो पिछली हुकूमत थी उसको गिराने में भी इनका किरदार अहम रहा है। तो ये वफादारियाँ बदलने में इधर से उधर का अपनी कार्रवाइयाँ करते रहे हैं। और जाम कमाल की एक मैं बदकिस्मती कहूँगा कि ये अपने ख़ानदान के जो हैं वो तीसरे फ़र्द हैं जो कि रहे वज़ीर आला, लेकिन इनसे पहले जो इनके दादा रहे और इनके वालिद साहब रहे, उन्होंने इनसे ज़्यादा अरसे हुकूमत की, और तवक्का यही थी कि ये भी अपनी मुद्दत पूरी कर लेंगे। लेकिन इनसे ज़रूर कुछ इंतज़ामी मामलात में कोताहियाँ हुई होंगी, ये अपने लोगों को खुश नहीं रख सकते। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि इन खबरों के पीछे बलूचिस्तान के असल मसाइल छुप जाते हैं।
यानी अब हर कोई इस पे बात कर रहा है कि ये कुदूस बिजंदू की आ रही है या जाम कमाल की आ रही है, कोई इस पे बात नहीं कर रहा कि जी बलूचिस्तान में ज़लज़ला आया था, उसमें हज़ारों लोग जो मुतासिर हुए उनके इमदादी काम का क्या हो रहा है, जो घर तबाह हो गए उनकी बहाली कैसे हो रही है, वो खबर एक तरफ चली गई। यानी अवाम के असल मसाइल नहीं होते। और देखा जाए तो बलूचिस्तान में ये कोई नई बात नहीं है कि इस तरह के हुकूमतें बराबर तब्दील होती रही हैं, और वहाँ पर जब भी कोई ऐसी हुकूमत आई है जो हकीकी अवामी नुमाइंदों पर मुश्तमिल है, उसको काम नहीं करने दिया गया। ये तो खैर नहीं थी, लेकिन तारीखी तौर पे अगर देखा जाए तो अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए थे 1970 के, तो उसमें बिजिंजो साहब और अताउल्लाह मैंगल की हुकूमत आई थी जिसको अवामी सपोर्ट हासिल थी। लेकिन उस वक्त गैर जमहूरी कदम खुद भुट्टो साहब ने उठाया। भुट्टो साहब ने जो बेशुमार गैर जमहूरी और आमिराना इक़दाम किए, उनमें एक ये था कि वहाँ की मुंतखब हुकूमत को ख़त्म किया, और उनको ख़त्म करके जिनको लाया गया वो जाम कमाल के दादा थे। यानी जाम कमाल का ख़ानदान उस वक्त भी गैर जमहूरी क़ुव्वतों के साथ था, इनके दादा साहब ने भुट्टो का साथ दिया। फिर हम देखते हैं कि जब ज़ियाउल हक़ साहब आए तो उन्होंने 7 साल तो जनरल रहीमुद्दीन वहाँ के गवर्नर रहे। अच्छा, जब मार्शल लॉ होता है तो वहाँ तो ना असम्बली होती है ना वज़ीर आला होता है, वो डंडे के जोर पे हुकूमत करते रहे 7 साल। फिर इनके वालिद आ गए। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो उसमें जैसे जो मिडिल क्लास के और हकीकी अवामी नुमाइंदे हैं, बिजिंजो हैं, डॉक्टर मालिक हैं, अख्तर मैंगल हैं, इन लोगों को आना चाहिए। लेकिन होता ये है कि जिनके इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे होते हैं, बिजिंजो साहब के भी हैं, ये कुदूस बिजिंजो हैं, इनके हैं, जाम कमाल के भी रहे। तो असल ज़रूरत यह है कि बलूचिस्तान का जो एक ज़ख्मी हमारा सूबा है उसके ज़ख्मों पे मरहम रखा जाए, अवाम के मसाइल हल किए जाएं और फेयर एंड फेयर इलेक्शन हो ताकि अवाम के सही नुमाइंदे आएँ। ये जो मौजूदा लोग हैं ये अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं हैं। ठीक है, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, क्या जाम कमाल के जाने से विफाक मुतासर होगा? ज़रूर होगा, लेकिन मैं इससे पहले ये बात करना चाहता हूँ कि देखें, जाम कमाल परसों तक कह रहे थे मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, 4 दिन पहले तक, बल्कि जिस दिन अदम एतमाद पेश हुई उस दिन भी उन्होंने कहा मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, और उससे अगले दिन भी जब मीडिया ने कहा वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं तो वो तरदीद कर रहे थे। गेम ट्विस्ट कहाँ से हुई? देखें, 4 अरकान मिसिंग थे और उनको अपोजिशन कह रही थी कि ये मिसिंग पर्सन हैं, इनके ना फ़ोन चल रहे हैं, ना इनका लोकेट हो रहे हैं, ना ये अपने घरों पे हैं, ना कहीं हैं, ये गायब हैं 4 अरकान। आप देखें कि 4 अरकान पार्लियामेंट 4 दिन तक गायब रहे और फिर यकदम वो इस्लामाबाद से बरामद हुए, और उन्होंने, किसी ने कहा कि मैं जो हूँ वो अपने इयादत के लिए आया था, किसी ने कहा मैं शॉपिंग के लिए आया था, किसी ने, जैसे हमारे यहाँ अक्सर जब जर्नलिस्ट चले गायब होते हैं तो जर्नलिस्ट गायब होते हैं तो वो आकर कहते हैं कि मैं शुमाली इलाका जात की सैर के लिए गया हुआ था, कोई कहीं गया होता है, तो वैसे ही सब ने अपने अपने वही बात बताए जैसे सब गायब होने के बाद बताते हैं। तो मेरे ख्याल में जाम कमाल को उम्मीद थी कि अगर वो 4 अरकान मंडे तक गायब रहते तो फिर 33 रहने थे और एक आध वो तोड़ लेते तो अदम एतमाद नाकाम हो जाती, और वो इसी पे खेल रहे थे कि ये 4 अरकान गायब रहेंगे, 2 और गायब कर लेंगे हम। एक तो उस दिन लेट आया दम दरूद कराने की वजह से, पता नहीं कौन सा दम दरूद था कि वो असेंबली में ही लेट पहुंचा, उसने कहा मैं दम कराने गया हुआ था। तो ये बड़ी ट्रिकी सी सिचुएशन है। आप देखें जो कुछ वहाँ पिछले 5-7 दिन में हुआ वो कोई पाकिस्तान की तारीख, सियासी तारीख का कोई खुशनुमा चेहरा नहीं है कि हमने अरकान पार्लियामेंट को गायब किया, कोई दम कराने के लिए गायब हो गया, लोगों के फ़ोन बंद हो गए, लोग मिसिंग पर्सन हो गए, और फिर जब वो बरामद हुए तो जाम कमाल को पता लगा कि गेम मेरे हाथ से निकल गई है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मेरा ख्याल ये पॉइंट सबको ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि 2 हिस्सों में बट गई ना, 16 अरकान है। देखें, बाप पार्टी 2 हिस्सों में बट गई, 16 अरकान बाप पार्टी के आखिरी दिन तक जाम कमाल के साथ रहे, वो तनहा नहीं रहे, उनकी के लोग आगे कौमी असेंबली में, सेनेट में। मैं नहीं समझता बाप पार्टी जो है वो अब एक हिस्से में चल सकेगी, जो हम देख रहे हैं। जाम कमाल अपना धड़ा लेकर अब वहां चलेंगे। उन्होंने जो 16 लोग उनके साथ रहे हैं, JUI ने इस अदम एतमाद को कामयाब बनाया है, उसका शेयर जो है वो गवर्नमेंट में असर और रसूख बढ़ेगा, और जो लोग एंड तक जाम कमाल के साथ 16 लोग रहे हैं, समझे, वो अपोजिशन में आ जाएंगे। जब वो आएंगे तो आपको इसका असर कौमी असेंबली और सेनेट में जरूर नजर आएगा। ठीक है, NBC, अगर तो कुदूस बिजिंजो बलोचिस्तान के वजीर आला बन जाते हैं तो आपके ख्याल में क्या वो बलोचिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लाने में कामयाब हो पाएंगे? सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था आपका कि जाम साहब पाक भारत मैच के दौरान आउट कैसे हो गए, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि ये आउट होने की खबर बहुत देर बाद आई, क्योंकि लोग मैच देख रहे थे, लोगों को कोई फिक्र ही नहीं थी किसी खबर की, किसी वो सिर्फ मैच देखना चाह रहे थे, टिकट्स भी वही चल रहे थे, खबरें भी।
वही चल रही थी। इवन न्यूज़ के जो चैनल्स थे वो भी टॉक शो के बहाने लाइव चल रहे थे उसके ऊपर। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगा क्रिकेट मैच की। मैंने दरख्वास्त भी की थी, शायद आपने देखा नहीं। हाल है वो ये है कि इतनी बुरी बात की सूरत हाल नहीं है। कपिल देव ने, हरभजन ने माफी मांगी है अपने परसों के बयान पर, और कपिल देव ने बहुत तारीफ की पाकिस्तान की, अजहरुद्दीन ने बहुत तारीफ की टीवी बैठकर। तो ये सूरत हाल है। दूसरी बात, अंबर ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया शेख रशीद साहब के बारे में। ठीक। अब शेख साहब, अगर हम बांग्लादेश से हारते हैं, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, हम अफगानिस्तान से हारते हैं, खुदा ना करे, तो आप क्या कहेंगे? कौन हारा कौन जीता? इसका भी थोड़ा हिसाब किताब बता। चलिए वापस आते हैं हम बलूचिस्तान जानी। मैं पहले भी पिछले बार भी कह चुका था, पिछले हफ्ते, कि ये जब लोग खड़े हुए थे, काउंट हुआ था हेड, रेजोल्यूशन पेश करने के लिए, तो जाम साहब हार चुके थे। 33 वोट उनके आए थे और उसके बाद मजीद उनको मिल गए और फर्द जुर्म बहुत स्ट्रांग थी। उसके बाद जाम साहब ने कोशिश की, लगे रहे, लेकिन लोग आहिस्ता आहिस्ता कम होते गए। उनकी जो आखिरी तकरीर हुई है असम्बली में तहरीके अदम इत्तेमाद पर पेश होने पर, उसमें 16 में से 9 बैठे थे उनके साथ। 5 बिल्कुल बताया, सही बताया सुरवरदीन साहब ने कि 5 लापता हो गए थे, वो उनका पता मालूम हो गया, वापस आ गए वो। तो अब सूरत, अब सरदार हिंदू साहब वापस आ रहे हैं, वो पीटीआई का इजलास तलब कर रहे हैं। 4 रोज पहले सेनेटर अब्दुल कादिर ने, और मशहूर नाम है ये पीटीआई का, उन्होंने ये कह दिया था कि जाम साहब तो गए। तो सब सूरत वाज़े थी कि दाने मुक गए थे, लोग कम हो गए थे, पीटीआई वाले खिलाफ हो गए थे, जेयूआई ने अपना स्ट्रांग होल्ड कायम कर लिया था, बाकी जमातें भी अपना खेल खेल रही थी। उसमें जाम साहब के पास कोई रास्ता नहीं था और वो उसी तरह गए जिस तरह वो आए थे। ये कर्मा है, ये मुकाफात अमल है कि आप जिस तरह लोगों को हटाते हैं, इस तरह लोग आपको हटाते हैं। लेकिन मैं इस बात से तनासिब नहीं है। ये पार्लिमानी तरीक़ाकार है, ये असम्बली का तरीक़ाकार है, ये आइन में लिखा हुआ है। कितने ठीक है। गालिबन आवाज़ का मसला है जिसकी सबब आपको सही से सुन नहीं पा रही। एनबीसी अंबर शमसी, आपके जानिब आऊँगी। कहिएगा, तब्दीली की जो ये लहर है, ये जाम कमाल के जाने से, मुजम्मिल साहब मैं अंबर शमसी से बात कर लूँ, उसके बाद आपकी जानिब आती हूँ। तब्दीली की जो ये लहर है, आपके ख्याल में जाम कमाल के जाने के बाद थम जाएगी या फिर ये आगे तक जाने वाली है? देखिए, ये भी हमें मालूम है कि सादिक संजानी साहब जो सेनेट के चेयरमैन हैं और वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब भी पहुंचे थे जाम कमाल साहब की मदद के लिए। लेकिन ये ट्वीट हमें ख्याल में बहुत अहम है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये काफी देर से मामला चल रहा था, और मैं ये भी कहूंगी कि बजट से जो अपोजिशन के साथ सलूक हुआ था, रवैया था, जिस तरह से उनको हिरासा किया गया था, उस वक्त से मामला चल रहा है। और इससे पहले भी मैं कह चुकी हूँ, मेरा मानना था कि ये काफी ज्यादा खतरा था जाम कमाल साहब के लिए, इसलिए क्योंकि ये अंदरूनी बगावत थी। लेकिन हम बात आते हैं कि ये आगे तक चले गया नहीं। जाम कमाल साहब की जो कोशिशें थी, कई बार सादिक संजानी साहब के साथ मिलकर ये लेटेस्ट जो राउंड ऑफ टॉक्स कोशिश की थी, हल करने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं। और इसके बाद आपने उनका ट्वीट देखा जिसमें उन्होंने इस्तीफा भी दिया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा कि कुछ ऐसे विफाक में वुज़रा हैं जो मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं, और कुछ जरा इशारा करते हैं, शायद परवेज़ खटक का नाम ले रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि ये जो तब्दीली आई है, ये विफाक में कौन करवा रहा है, किस तरह से करवा रहा है, क्या मकसद है? क्या यही वजह है कि जाम कमाल साहब की आमिराना हुक्मरानी के खिलाफ है? बहुत सारे एहतजाज हुए उस पर, जिस तरह से चाहे वो डॉक्टर्स थे, चाहे वो स्टूडेंट्स थे, उनको किस तरह से गिरफ्तार कई बार किया गया या उन पर टीयर गैसिंग की गई, ये भी वजह बताई जाती है। बलूचिस्तान के जो हालात हैं, मिसिंग पर्सन्स का जो मामला है, वो भी वहीं का वहीं है। और साथ साथ आप ये देखें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, अभी आपने ब्रेकिंग न्यूज दी थी, ये बलूचिस्तान में बार बार सामने इस तरह के वाकयात आते हैं, चाहे दहशतगर्द हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल हो।
तो ये तो उनकी कारकर्दगी रही, लेकिन अहम सवाल ये है कि ये फिर कौन करवा रहा था या कौन मदद कर रहा था इनके खिलाफ जो बगावत थी या तरीके अदम एतमाद। मेरे ख्याल में कि उस सवाल का जवाब कुछ हद तक जाम कमाल साहब ने तो दिया था, लेकिन इसका फिर मकसद उसका क्या होगा, क्या यही मैं समझती हूँ कि इसके वाकई गहरे असरात तो आते हैं, असरात सेनेट में भी आते हैं, और फिर आपकी जो जोड़ तोड़ की सियासत होती है, इससे पहले भी हमने देखा पैटर्न जरूरी नहीं है कि रिपीट हो, लेकिन क्या इससे ये इशारा मिलता है कि तब्दीली की लहर आ रही है? क्योंकि दूसरी तरफ आप देखें कि कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इत्तेहादी हैं वो भी दोबारा से अब अपनी नाखुशी का इजहार कर रहे हैं, कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की बात कर रहे हैं। काफली फिर भी अभी तक कुछ खामोश है उस जिम्मे में, लेकिन अगर हम MQM पाकिस्तान की तरफ देखें तो वहां भी कुछ लग रहा है कि ना खुशी नहीं है। तो कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की बात हो रही है, तो इसेंशली जो नजर आ रहा है कि शायद व्हाट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इज मे बी अर्ली इलेक्शंस। ये मैं कहूंगी ये नहीं कि मेरे पेज गोई नहीं है, बट एक इशारा मिल रहा है। ठीक है नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।